हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुषमा यादव। मैं गोरेगांव म्युनिसिपल पहाड़ी शाला वहाँ पर विज्ञान की शिक्षिका हूँ। और आज मैं आपको विषय विज्ञान यानी विज्ञान भाग 2 उसके बारे में अध्ययन कराने को कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले आज पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 16वां पार्ट जो है तुम्हारा आपका वो है आनुवंशिकता और परिवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में यानी इसमें हमें आज क्या-क्या करना है, पहले हम लोग जहाँ हम स्टडी कर लेते हैं। यानी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आज हम उसके बारे में इस चैप्टर में हम कौन-कौन सा टॉपिक यानी अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला है हमारा हम वंशागति के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस पाठ में। ठीक है? ओके। अब ये चीज़ शुरुआत करने से पहले कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हमें करना है। ठीक है? तो अब जैसे कभी-कभी हमारे मन में यानी कभी-कभी सोचते हैं हम लोग कि हमारा जो स्ट्रक्चर है यानी फेस का जो स्ट्रक्चर है कि हमारे मम्मी-पापा से मिलता है। कभी-कभी कोई बच्चा वो हाँ, जब बच्चे थोड़े छोटे रहते हैं, तो बोलते हैं देखो इसकी आँखें तो इसकी माँ की जैसी है, इसके बाल के कलर तो इसके पापा के जैसे हैं, ठीक है? या फिर इसके नाक जो है उसके दादा के जैसे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक जो आती हैं, जो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, अध्ययन करते हैं, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आती हैं? ये इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कौन करता है? इन चीज़ों को पहुँचाता कौन है? यानी एक से यानी हम बोलेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुँचता है ये सारी चीज़ें? यानी हमारे जो हमारे चेहरे की बनावट है, हमारे पैरों की रचना है, हमारे हाथों की रचना है, हमारे शरीर का कलर है, साँवला, गोरा जो भी है रंग, मोस्ट ऑफ बोला जाता है कि जैसे कि माँ-बाप का कलर जो है वो अगर गोरा है, तो बच्चे का कलर भी क्या होता है? गोरा होता है। अगर माँ-बाप की हाइट लंबी है, तो फिर बच्चों का हाइट भी क्या होती है? लंबी होती है। कुछ-कुछ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, कभी-कभी चेंजेस हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन ये मोस्ट ऑफ प्रोबेबली होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? यानी इनके पीछे कारण क्या है? तो वो हमें इस पाठ में अध्ययन करना है, ठीक है? तो अभी हम लोग सबसे पहले हम जाएँगे वंशागति में। ये वंशागति क्या है? इनहेरिटेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस, ये क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा है, मतलब परिभाषा इसको बोलेंगे सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, इसका सामान्य तौर तौर पर विशेष रूप से जनकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये एक शाखा है, जैसे हम बुक्स कैसे रहती हैं, जैसे केमिस्ट्री की जैसे हम बोलेंगे रासायनिक बुक हो गया, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बुक हो गया, ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग किताबें जैसी रहती हैं, वैसे ही वंश को यानी को स्टडी करने वाली जो एक किताब होती है, वो है आनुवंशिक विज्ञान, यानी वंशागति को, कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमारे कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सजीवों के जो भी गुणधर्म हैं, वो संक्रमित होते हैं। संक्रमित होते हैं मतलब ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है? उसे संक्रमित कहते हैं। एक दूसरे से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होते हैं विद द जीन्स जनुकों के द्वारा। अब ये जनुक क्या है, जीन्स क्या है, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या है जीन्स, ठीक है? सबसे पहले ये करो, तो वो चीज़ हम किसमें पढ़ते हैं? वंशागति में। और उस चीज़ का अध्ययन करने वाले को हम कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान इस शाखा को हम कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान। मतलब किसको? जो कि सजीवों के गुणधर्म को अध्ययन कराता है, सजीवों के गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित करता है। इस शाखा को हम कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान, ठीक है? और ये पूरी चीज़ें हम वंशागति में जो है वो स्टडी करते हैं। हमारे पास कुछ पिक्चर्स है, जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे जो कैरेक्टर जैसे अभी एक पूरी फैमिली पिक्चर्स है ये, ओके? तो अभी इनके मम्मी-पापा है, दादा-दादी है, बुआ है, सब है। तो बच्चे के जो मोस्ट ऑफ गुणधर्म जो रहते हैं, उनके ही फैमिली मेंबर में से किसी न किसी के पास यानी फैमिली मेंबर से ही उनको मिलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। यानी उनका रंग, उनकी हाइट,
ठीक है? उनके बालों की रचना, उनके चेहरों की रचना, उनका त्वचा का रंग जो भी हो गया, ठीक है? हर एक चीज़ वो उनकी फैमिली मेंबर में से किसी न किसी को एक को मिला है, उनके मम्मी-पापा से मिलता है, उनके मम्मी-पापा को कि उनके मम्मी-पापा से मिला होगा, ठीक है? तो ये सारी जो ये क्रियाएँ हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये हमेशा संक्रमित होती रहती हैं और आगे जाके क्या होती हैं, आगे जाके जो आगे आने वाली संतान है, उनको वो प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त होती हैं? तो ये अभी पहले ये भी थोड़ा डिटेल जैसे अभी हमारे शरीर के अंग जो है वो सभी के अंदर समान रहेंगे। जैसे नाक, आँख, कान, हाथ, पैर ये सभी के शरीर में रहते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे जैसे कि हर एक इंसान सभी के शरीर में सभी के बॉडी पार्ट्स ये सारी चीज़ें समान है। नाक है, आँख है, कान है, मुँह है, हाथ है, पैर है, ये सारी चीज़ें समान है सभी में। लेकिन सबका फेस का स्ट्रक्चर अलग-अलग है। सबका दिखने का सब में ये सारी चीज़ें समानताएँ हैं, आँख, कान, नाक सब है। बट सभी का चेहरे की बनावट अलग है, सभी के चेहरे की अलग-अलग बनावटें हैं। तो ये सारी चीज़ें बनावटें सब में ये उनके जो फेस का स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो सारी चीज़ें उनकी फैमिली मेंबर से उनको मिली रहती हैं, ठीक है? तो उनके जो फैमिली मेंबर रहेंगे, उनसे उनको वह यह प्राप्त होती हैं, उनके चेहरे की बनावट, किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो फिक्स रहेगी, इंद्रियाएँ फिक्स होती हैं। हाथ, पैर, नाक, कान, नाक ये सभी चीज़ें रहेंगी, ठीक है? लेकिन वो जो बनावट रहती है वो उनके वंश से उसमें ट्रांसफ़र होती हैं। हो गया। अब ये क्या बोलता है वंशागति का क्या कहना है? उसने अपने वंशागति ने अपने आनुवंशिक विज्ञान में क्या कहा है कि अगर जो पुनरुत्पादन मतलब कोई नए संतान की उत्पत्ति हो रही है, नए संतान का रिप्रोडक्शन के बाद में यानी नए संतान की जो उत्पत्ति हुई है, लैंगिक प्रजनन के बाद में, तो प्रक्रिया में नई संतति की निर्मिति होती है। संतति अपने जनकों से कुछ सूक्ष्म भेदों को छोड़कर लगभग मिलती-जुलती रहती है। यानी एक जो नई संतान का निर्माण होता है, उसमें से थोड़ा ही फ़र्क रहता है, बाकी वो अपने जनुक से मिलती रहती है। यानी जो अपने पेरेंट्स हैं, उनके मम्मी-पापा, उनसे वो उनका काफ़ी कैरेक्टर जो है वो मिलता रहता है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ़ एक ही लिंग होता है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जो भी एक ही रहेगा और लैंगिक प्रजनन में दोनों की आवश्यकता रहती है। स्त्रीलिंग की भी रहती है और पुल्लिंग की भी आवश्यकता रहती है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जनुक उत्पन्न यानी जो सजीव उत्पन्न होगा, जो आगे आने वाली संतान उत्पन्न होगी, उसमें बहुत ही मतलब वो एकदम सिमिलर होगा। मतलब उसमें ज़रा भी भेद नहीं रहेगा, सूक्ष्म बहुत ही कम माइन्यूट भेद रहेगा। वो एकदम सिमिलर रहेगा अपने पेरेंट्स के यानी अपने माता-पिता नहीं बोलेंगे यानी जो उनका उत्पत्ति करने वाला जो उत्पत्ति करता है, वो उससे एकदम मिलता-जुलता रहेगा। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है अमीबा। अमीबा में देखो एक अमीबा से दूसरा अमीबा उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे से तीसरा उत्पन्न हुआ, तो उनमें उनका स्ट्रक्चर्स देखा जाएगा तो एग्ज़ैक्टली सेम है। ठीक है? अमीबा जो है वो एक कोशिकीय सजीव है और इसमें जो है वो अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है? तो एक सजीव से 2 सजीव दूसरा सजीव जो बनता है, वो एग्ज़ैक्टली सेम रहता है पहले सजीव से, मतलब उसमें बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, ठीक है? बहुत ही कम डिफरेंस हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? 1 मिनट हाँ। दूसरा प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में दोनों की आवश्यकता रहती है, नर और मादा की, दोनों की आवश्यकता रहती है। तो नर और मादा की आवश्यकता इसमें रहती है, तो जो संतान की उत्पत्ति होती है, यानी जो संतान प्राप्त होता है, वह यानी उसमें काफ़ी भेद होता है, यानी मतलब काफ़ी अंतर रहता है अपने पेरेंट्स से। इतना ब मतलब काफ़ी फ़र्क रहता है, तुलनात्मक अलैंगिक प्रजनन की कंपेयरिंग में लैंगिक प्रजनन में काफ़ी अंतर रहता है। यानी एग्ज़ैक्टली हम लोग डुप्लीकेट तो नहीं रहते, एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी तो नहीं रहते मम्मी-पापा के। थोड़ा बहुत हाँ, चेहरे की बनावट, जैसे आँख, कान, नाक, फेस जो है वो थोड़ा मिलता-जुलता रहेगा, बट एग्ज़ैक्टली हम अपने मम्मी-पापा की यानी बोलेंगे ना ज़ेरॉक्स कॉपी, पूरी तरह से एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं रहते। थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहता ही है, ठीक है?
तो अलैंगिक प्रजनन के कंपेयरिंग में लैंगिक प्रजनन में ज्यादा अंतर पाया जाता है, यानी जो संतान उत्पन्न होती है लैंगिक प्रजनन में, उनमें ज्यादा अंतर पाया जाता है कंपेयरिंग टू अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये कुछ एग्जाम्पल बताए। जैसे अभी गाय, जो जो सजीव है उसी सजीव से वही संतान की उत्पत्ति होती है। तो गाय से, तो गाय की भी प्रजाति, जो संतान की उत्पत्ति होती है, गाय में भी बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां, यानी ये मोस्ट ऑफ गाय, तो उनमें वो वंश उनका क्या है, वंश उनका वही है, प्राणी यानी गाय का वंश है। लेकिन उस वंश में भी देखो कितनी सारी प्रजाति, कितने सारे अलग अलग आकार, यानी अलग अलग उनके रूप होते हैं गाय के, अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के। ठीक है, और उनके रूप भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी प्रजाति सेम है, गाय है, बट जो संतान की उत्पत्ति हुई है तो उनमें अलग अलग रंग, यानी रंग रूप उनका क्या होता है, अलग अलग रहता है। उसके बाद में सेम वनस्पतियों में भी वही होता है। वनस्पतियां भी हमारी सजीव हैं, तो उनमें भी, उनके भी जो है वो हर एक वनस्पति जो है वो अपनी दूसरे वनस्पति से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक, एक मिनट हाँ। अब यहाँ तक हमने देखा कि एक पीढ़ी से सजीवों के जितने भी गुणधर्म हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा रहे हैं। ठीक है, अब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा रहे हैं, तो उस गुणधर्म को हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें स्टडी करते हैं, किसमें अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। यानी आनुवांशिक विज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं, तो वही हमारा चीज क्या होता है, पूरी तरह से वंशागति होता है। अब आनुवंशिक विज्ञान में इस सारी चीजों को अध्ययन किया जा रहा है, तो उसके बारे में डिटेल हमको बता रहा है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो मेन रीजन है इन सारी चीजों को, गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे माता पिता, ये तो हम लोग कर चुके, माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण भी, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, यानी बाहर का ऊपरी बनावट ही नहीं, मानसिक लक्षण भी, उनके सोच, उनके विचार। ऐसा बोला जाता है कि हाँ इसके यानी उनकी जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे किसी के मम्मी पापा या फिर सिंगर रहते हैं, गायक रहते हैं, तो उनके बच्चों में भी वही आता है, वही ट्रांसफर होता है। मोस्ट ऑफ देखा गया है, सब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ परसेंट जो है रहता है कि उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनमें गाने की क्षमता होती है, अच्छे से गाने, उनका सुर यानी अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अपने मम्मी-पापा के अंदर एक्स्ट्रा रहती है, तो वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होता है, यानी उनके बच्चों में भी स्थानांतरण होता है। मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में कि आनुवंशिकता किसे कहा जाता है? माता और पिता के शारीरिक व मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये 1 मार्क का प्रश्न है, ये पूछते हैं। यानी शारीरिक लक्षण ही नहीं, मानसिक लक्षण भी ट्रांसफर होता है उनके संतान में। जैसे अभी एक एग्जांपल है माता पिता के, यानी बच्चों में उनके सिर्फ शारीरिक ही नहीं, यानी उनका बनावट ही नहीं चेहरे के, उनके मानसिक तौर पे भी मोस्ट ऑफ जो देखा जाएगा, उनके नेचर, उनका स्वभाव। अगर मोस्ट ऑफ देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे, अगर पेरेंट्स जो है शांत रहते हैं, तो बच्चे भी उनके थोड़े शांत होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बाद में, वो पर्यावरण में आने के बाद में, फ्रेंड सर्कल में यानी दोस्तों के साथ में, तो उनका नेचर बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं, कुछ केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि अगर जो माँ बाप का जैसा स्वभाव रहता है, वैसे बच्चों में भी वैसे ही स्थानांतरण होता है। तो यानी मानसिक आनुवंशिकता ये कहता है कि शारीरिक ही नहीं, मानसिक लक्षण भी क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं उनके संतान में। माता पिता और संतान में बहुत अधिक समानता होती है, फिर भी इनमें छोटे बड़े भेद दिखाई देते हैं। यह समानताएं और भेद आनुवंशिकता के कारण होते हैं। ठीक है, यानी समानताएं तो बहुत सारी, उनके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनका फेस दिख रहा है, नाक, और यानी उनके बालों का रंग, ठीक है, वो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। फिर भी उनमें हमें भेद तो दिखाई देता है। ये नहीं कि हम बोल सकते कि वो पूरी तरह से एकदम कॉपी है, और ये नहीं बोल सकते उनका स्वभाव एकदम बच्चों का स्वभाव अपने माँ-बाप के जैसे मिलता। थोड़े बहुत स्वभाव जो है वो
ट्रांसफर होते हैं, पूरे के पूरे नहीं होते हैं, यानी थोड़े बहुत स्वभाव माता पिता के बच्चों में आते हैं, स्थानांतरण होते हैं, सभी नहीं रहते हैं। तो वो कुछ उनके भी स्वभाव रहते हैं, बच्चों के स्वभाव रहते हैं, और उनके चेहरे की बनावट थोड़ी अलग होती है माता पिता की कंपेयरिंग में। तो ये सारे भेद हमें दिखाई देते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए ओके, अभी ये चीज करने से पहले बताना पड़ेगा एक चीज कॉमन। एक मिनट, ये चीज बताना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो शरीर है, सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है? कोशिकाओं से बना हुआ है। अब कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक रहते हैं, ठीक है? जो कि कोशिका को कंट्रोल यानी पूरी तरह से नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर को मस्तिष्क करता है, उसी तरह से कोशिका केंद्रक भी जो रहता है वो कोशिकाओं को पूरी तरह से नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्र के अंदर होता है गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र रहता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है? इंग्लिश में उसे हम कहा जाता है क्रोमोसोम्स। केंद्र के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होता है। अब उस गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। केंद्र के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जनुक, जिसे हम कहते हैं जीन्स। और यही जनुक जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणधर्म है उसको संक्रमित करता है, ठीक है? यही जनुक जो है वो जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, यानी उसे हम जीन्स कहते हैं, जीन्स। इंग्लिश में उसे जीन्स कहते हैं। ये जनुक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो माता पिता की सारे गुण संक्रमित करता है, एक मिनट, उनको संक्रमित करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सारे गुणधर्मों को वह संक्रमित करता है माता पिता से संतानों में। तो कौन करता है? जीन्स। अब ये जीन्स किस में रहता है, यानी जनुक किस में रहता है? जनुक रहता है डीएनए में। और डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए रहता है गुणसूत्र में। और गुणसूत्र का स्थान कहाँ है? जो कि केंद्रक में है। और केंद्रक किसका है? कोशिका का, ठीक है? यानी देखो इतना अंदर डिटेल इसमें कि कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है हमारा गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। अब उसी गुणसूत्र के अंदर होता है हमारा डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है हमारा जनुक, जो कि सारे गुणधर्मों को पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित करता है, ठीक है? अब ये डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमें अभी डीएनए के बारे में पढ़ना नहीं है डिटेल में, लेकिन हम फुल फॉर्म उसका मैं बताती थी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये है डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है? अब इसके बारे में है, ये तो एक एग्जांपल बताया। जैसे एक ही कक्षा में सारे विद्यार्थी जो रहते हैं एक जैसे समान नहीं रहते हैं, ठीक है? यानी सभी के, किसी का कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का रंग अलग सावला होता है, कोई गोरा होता है, ठीक है? तो अलग अलग हमें हमारे आसपास हमारी प्रजाति जो है वो मानव की है, लेकिन हम में भी बहुत अंतर है। वो सारे अंतर वो सब आनुवंशिकता के कारण हुए हैं। यानी हमें अपने जो गुणधर्म है, जो भी हमें अपने जो पेरेंट्स से मिले हैं, यानी माता पिता के द्वारा मिले हैं, वह जनुकों के द्वारा स्थानांतरण हुए हैं। अभी हमने अध्ययन कर लिया कि जो जनुक होते हैं मेन वही जो होते हैं, वह सजीवों के सारे गुणधर्म को एक पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, ठीक है? जनुक जो रहते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी सारे गुणधर्मों को स्थानांतरण करते हैं माता पिता से उनके संतानों में। ये हो गया हमारा डिटेल क्लियर। अभी हमारा एक सस्पेंस यानी खुल गया कि जनुक जो रहता है वह सजीवों के गुणधर्म को ट्रांसफर करता है, और जनुक जो होता है वो डीएनए के अंदर रहता है, ठीक है? अभी यहाँ पर हम थोड़े से वनस्पतियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वनस्पतियों में किस प्रकार से वृद्धि होती है। जैसे हम मनुष्यों में हमारे जो गुणधर्म है जीन्स के जनुकों के द्वारा आ रहे हैं, तो वनस्पतियों में कैसे होता है? वनस्पतियों में क्या होता है
वनस्पतियों की जो वृद्धि होती है ना, उसमें वृद्धि संप्रेरक पाया जाता है, यानी संप्रेरक यानी हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं, वृद्धि संप्रेरक होता है। ठीक है, तो वृद्धि संप्रेरक जो है वह वनस्पतियों के अंदर उपस्थित होता है। इसके द्वारा क्या होता है, वृद्धि संप्रेरक के द्वारा, एक मिनट, वृद्धि संप्रेरक की वजह से वनस्पतियों का विकास होता है, यानी वह बढ़ता रहता है। जब तक वृद्धि संप्रेरक उत्पन्न होती रहेगी तब तक उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी वनस्पतियों की। जब वृद्धि संप्रेरक उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, यानी जब उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है, जब वृद्धि संप्रेरक जो उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, तब हम बोल सकते हैं, तब इसकी लंबाई यानी जब इसकी जो हाई ऊंचाई है यह बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वनस्पतियों में क्या पाया जाता है, वृद्धि संप्रेरक पाया जाता है, जो उसका पूरी तरह से लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है, यानी उसकी तरह से पूरी तरह से विकास करने का कार्य करता है। ये वनस्पतियों के अंदर आता है। ये टॉपिक है। जैसे हमारे अंदर हमारे अनुवंश जो गुणधर्म होते हैं वो जनुकों के द्वारा स्थानांतरण होते हैं, तो इनमें वृद्धि संप्रेरक पाया जाता है, जो उनका पूरी तरह से विकास करता है, यानी उनकी लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ तक अभी हमने किया कि कोशिका में केंद्रक रहता है, केंद्र के अंदर हमारा गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, यानी जनुक होते हैं। हो गया, तो ये हमने किया। लेकिन अब भी हमें क्या करना है, गुणसूत्र के बारे में करना है, जो कोशिका के केंद्र के अंदर पाया जाता है। कोशिका के केंद्र के अंदर उपस्थित होता है गुणसूत्र। ठीक है, अब ये गुणसूत्र कैसा बना, गुणसूत्र जो होता है ना वो किसका बना होता है, गुणसूत्र जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रथिन का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रथिन, ठीक है, इसका बना हुआ होता है गुणसूत्र। क्योंकि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक यानी डीएनए भी हमारा न्यूक्लिक से बना हुआ है, तो ये हमारा गुणसूत्र भी है, क्या है, वो न्यूक्लिक से बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो अब डीएनए जो हमारा न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, तो डीएनए के अंदर, ये तो मैंने बताया कि डीएनए में के अंदर हमारे ये सॉरी मतलब गुणसूत्र के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए में हमारे जनुक होता है। अभी गुणसूत्र के स्ट्रक्चर्स के बारे में करेंगे, वो क्या क्या कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गुणसूत्र है वह क्या करता है, प्रोटीन का, सबसे पहले वो प्रमुख रूप से किससे बना हुआ है, केंद्र का अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्र का अम्ल भी कहा जाता है उसे, और प्रोटीन से बना हुआ है। सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा आनुवंशिकता गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए, एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है गुणसूत्र की परिभाषा क्या है, तो क्या लिखोगे, सजीवों के कोशिका केंद्रक में, सजीवों के कोशिका केंद्रक में कोई भी सजीव है उसके अंदर उनका सजीव, उन सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, तो उन कोशिकाओं के केंद्र के अंदर, क्योंकि सभी कोशिकाएं हैं तो कोशिका के अंदर ऑब्वियसली केंद्रक रहेगा, तो उनका जो केंद्रक है उसके अंदर, ठीक है, केंद्रक में होने वाले आनुवंशिकता गुणधर्म, केंद्रक में होता है, हमें पता चल गया कि गुणसूत्र रहता है और गुणसूत्र में डीएनए और डीएनए के अंदर जनु, तो जनु की क्या करता है, आनुवंशिकता के गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित करता है, यानी फैलाता है, जो भी उनके गुणधर्म है। ठीक है, जो कि कोडों के द्वारा, वो कोड वगैरह जो है ना वो हमें आगे अध्ययन करेंगे, उसके बारे में कौन कौन से कोड रहते हैं वो अलग अलग, वो आगे अध्ययन करेंगे। वो प्रोटीन कोड होते हैं। ठीक है, उस कोड के द्वारा एक पीढ़ी से यानी उनके दादा दादी से या फिर मम्मी पापा से स्थानांतरण होते हैं उनके बच्चों में। तो ये आनुवंशिकता गुणधर्म को संक्रमित करने वाले घटक को क्या कहते हैं, हम गुणसूत्र कहते हैं, जो ये आनुवंशिकता गुणधर्म को संक्रमित करता है पूरी तरह से, ये पूरे स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि ये गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है ना जनुक, यानी गुणसूत्र के डीएनए और डीएनए के अंदर जनुक है, तो भी उसके अंदर ही है, तो इसको हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। एक बार और समझ लो इसकी परिभाषा, सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा आनुवंशिकता गुणधर्म संक्रमित करने वाले
घटक को गुणसूत्र कहते हैं। वह प्रमुख रूप से केंद्र का अम्ल यानी जो न्यूक्लिक एसिड मैंने बोला उसको हम कहते हैं केंद्र का अम्ल कहते हैं हिंदी में, और प्रथिन यानी प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं से बना हुआ है। यानी गुणसूत्र जो है वो केंद्र का अम्ल और प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे अभी बताया हमारे शरीर है, ठीक है, हम मानव का शरीर है, मानव के शरीर में कोशिकाएं हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक है, और केंद्र के अंदर ही हमारे सारे गुणसूत्र हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और गुणसूत्र के अंदर हमारा क्या होता है, ये डीएनए की संरचना है, ये डीएनए, ये वाला हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा डीएनए है। तभी देखो गुणसूत्र के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। ओके, अभी गुणसूत्र जो है वो दिखता कैसा है, किस तरह से रहता है। गुणसूत्र जो मोस्ट ऑफ जो फ्लावर्स, फूल के जैसे, फूल के आकार के जैसे, उसके फूल के कैसे कैसे होते हैं पत्तियां वगैरह, ठीक है, तो फूल के आकार के जैसे होता है। तो उनके जो भुजाएं हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सूत्र भुजा, गुड़ सूत्र भुजा कहा जाता है, ठीक है। उनके गुड़ सूत्र भुजा भुजा कहा जाता है। जो बीच में मध्य बिंदु है उसे हम कहते हैं गुड़ सूत्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब जो ये संरचना है जो क्यू भुजा करके बताया है, इसको नाम दिया गया है पी भुजा, क्यू भुजा। ऐसा जरूरी नहीं कि पी भुजा, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए भुजा भी दे सकते हैं, बी भुजा भी दे सकते हैं, उसका नाम हम कुछ भी यानी रख सकते हैं। लेकिन जैसे अभी ये जो क्यू भुजा है उसके अंदर यानी उसके अंदर की संरचना देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, गुणसूत्र के अंदर हमारा क्या है, ये डीएनए है। गुणसूत्र डीएनए यानी यहाँ पर बोले कि गुणसूत्र जो है वो उसके अंदर हमारा डीएनए की संरचना है, ये हमारे डीएनए की संरचना है। एक मिनट, ये देखो ऐसे दिखता है डीएनए हमारा, ठीक है। यानी डीएनए की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। तो अभी तो हमें डीएनए के बारे में करना नहीं है, हम गुणसूत्र के बारे में ही कर रहे हैं। तो पहले ओके, तो देखो गुणसूत्र कैसे दिखता है, यानी फूल के आकार का, फूल के जैसे रहता है, जैसे फूल कैसे उस आकार का होता है, उसकी जो भुजाएं रहती हैं उसे गुणसूत्र भुजा कहते हैं, और उसका जो मध्य बिंदु रहता है उसे गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग देखेंगे, अगर गुणसूत्र के अंदर तो क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है गुणसूत्र के अंदर, और जब डीएनए के अंदर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जनुक मिलेगा, ठीक है। तो डीएनए के अंदर जब हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जनुक प्राप्त होगा। आनुवंशिक गुणधर्मों का प्रारूप सांकेतिक स्वरूप में धारण करने वाले जनुक गुणसूत्रों पर रहता है। आनुवंशिक गुणधर्मों को प्रारूप सांकेतिक स्वरूप में धारण करने वाले जो जनुक होते हैं, यानी जो जीन्स होते हैं, वह गुणसूत्रों पर ही रहते हैं, यानी गुणसूत्र के अंदर ही रहते हैं। और उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आनुवंशिक गुणधर्म को ट्रांसफर करना यानी स्थानांतरण करना, जनुक का ये कार्य है, ठीक है। प्रत्येक सजीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक सजीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना हुआ होता है, डीएनए से बना हुआ यानी उसकी जो पूरी संरचना अगर खोल के देखी जाए ना गुणसूत्र की, तो पूरी तरह से उसके अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है। जैसे अभी देखो ये वाला कैसे है, जैसे हम धागा कैसे करते हैं पूरी तरह से, जैसे स्वेटर कैसे बनाते हैं पूरी तरह से स्वेटर बुना बुना जाता है, तो ऐसे देखो डीएनए से क्या किया गया है, पूरी तरह से गुणसूत्र को बुना गया है। यानी जब उसको एक धागा भी निकालेंगे तो पूरी तरह से क्या होता है, पूरी स्वेटर निकल जाता है ना, पूरी खुल जाता है। तो उसी तरह से ये भी क्या होगा, इसका एक डीएनए भी निकाला, पूरी तरह से खींचा, तो गुणसूत्र की पूरी रचना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी पूरी तरह से। तो देखा ये जाता है कि गुणसूत्र जो रहता है वो पूरी तरह से डीएनए से पूरी तरह से बना हुआ है। गुणसूत्र के दो भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। यानी गुणसूत्र के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला यानी अर्ध गुणसूत्र होता है, एक नीचे वाला भी यानी आधा आधा, दो हिस्सों में आधे में बटे हुए रहते हैं। आधा गुणसूत्र यानी अर्ध गुणसूत्र उसे
कहते हैं। गुणसूत्र के 2 भाग रहते हैं, उसको हम एक मिनट हाँ, ओके। गुणसूत्र के जो दोनों भाग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, यानी आधा-आधा, यानी ऊपर के भाग को आधा गुणसूत्र, नीचे वाले भाग को आधा गुणसूत्र, उसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है? तो अभी ये गुणसूत्र का हुआ। गुणसूत्र के बारे में क्या है? जो गुणसूत्र होता है, यह पूरी तरह से क्या करता है? इसके अंदर गुणसूत्र के पूरी तरह से किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। और उसकी रचना कैसी रहती है? यानी गुणसूत्र भुजा होती है, गुणसूत्र बिंदु होता है जो मध्य भाग में होता है, ठीक है? और वो पूरी तरह से गुणसूत्र किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा जाएंगे इसमें। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर्स है, किस तरह से दिखता है ये अभी तो करना नहीं, यानी किस प्रकार से इसमें जोड़े है। अभी हम लोग को थोड़ा सा इन शब्दों में एक्सप्लेन करना है गुणसूत्र के प्रकार, कि गुणसूत्र के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। गुणसूत्र के कौन-कौन से प्रकार? तो गुणसूत्र के ना 4 प्रकार हैं। एक है मध्य केंद्री, दूसरा है उपमध्य केंद्री, तीसरा है अग्र केंद्री और चौथा है अत्य केंद्री। ये 4 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, 4 अलग-अलग प्रकार के। मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, अग्र केंद्री और अत्य केंद्री। ठीक है? तो जो मध्य केंद्री होता है, वो इस प्रकार से संरचना रहती है उसकी, ये वाला। मध्य केंद्र की जो होता है वो इस प्रकार से रहता है, ठीक है? इसकी संरचना कैसी रहती है? यह यह गुणसूत्र जो है वो क्या है? यह जो है ना वो किसके जैसे दिखता है? वी के शेप के जैसे। जो हमारा अल्फाबेटिकल्स वी है, उसकी तरह ये क्या होता है? दिखाई देता है मध्य केंद्र। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र जो है, वह वी के शेप में दिखाई देता है। ये पहला है हमारा मध्य केंद्री। दूसरा है उपमध्य केंद्री। उपमध्य केंद्री जो होता है, वह एल के शेप का बना हुआ, जो अंग्रेजी में हमारा एल शेप है, उसके बना हुआ, उसके जैसे दिखाई देता है, एल शेप। ठीक है? उपमध्य केंद्री। तीसरा है अग्र केंद्री। अग्र केंद्री जो होता है ना, जे, अल्फाबेटिकल जो जे होता है, ठीक है? जे जे होता है, उसके जैसे दिखाई देता है ये, अग्र केंद्री। यानी उपमध्य केंद्री जो है वो एल के शेप का दिखाई देता है और अग्र केंद्री जो रहता है वो जे के शेप का दिखाई देता है। ठीक है? इस ये हो गया हमारा अग्र केंद्री। लास्ट वाला चौथा प्रकार है अंत्य केंद्री। अंत्य केंद्रीय। अंत्य केंद्री यानी ये क्या है? यह जो है ना आई के शेप का रहता है। अंत्य केंद्री जो आई के शेप का रहता है। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक सिरे पे होते हैं और यह अंग्रेजी अक्षर आई, जो अंग्रेजी अक्षर आई है उसके जैसे समान दिखाई देता है, अंत्य केंद्री। तो इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं गुणसूत्र के। एक होता है मध्य केंद्री, दूसरा होता है उपमध्य केंद्री, फिर इसके बाद में तीसरा होता है अग्र केंद्री जो कि जे के शेप का दिखाई दे रहा है, उपमध्य केंद्री जो कि एल के शेप का होता है अल्फाबेट्स में जैसे, और अत्य केंद्री यानी आई के शेप का दिखाई देता है, यानी इस प्रकार से आई शेप का जैसे वो रहता है। ठीक है? तो इन सभी का, ये सभी क्या होते हैं? ये सारे जो है वो उपस्थित, यानी ये सारे जो है वो प्रकार हैं हमारे गुणसूत्र के, जो कि गुणसूत्र के साथ यानी जो है वो कार्य कर, इस प्रकार से कार्य होता है। ये 4 प्रकार हैं हमारे। एक मिनट। मध्य केंद्र की, मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री और अग्र केंद्री और अत्य केंद्री, यानी इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं हमारे गुणसूत्र के। थोड़ा सा हम लोग वापस देख लेते हैं गुणसूत्र में। ठीक है? तो गुणसूत्र यानी हमारा क्रोमोसोम, जो कि सजीवों के कोशिका केंद्र में होने वाले तथा आनुवंशिकता गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। यानी जो भी आनुवंशिक गुणधर्म है उस
वो जो जीन्स के द्वारा संक्रमित हो रहा है, लेकिन वो जीन्स किसमें है, हमारे गुणसूत्र में है। यानी जीन्स जो है वो जनुक जो है वो डीएनए के अंदर होता है, और डीएनए किसके अंदर उपस्थित है, गुणसूत्र के अंदर। यानी बोल सकते हैं हम लोग जो गुणसूत्र है वो पूरी तरह से डीएनए से ही बना हुआ है, उसकी पूरी संरचना डीएनए से बनी हुई है, ठीक है। तो वही जनुक जो होता है आनुवंशिक गुणधर्म को स्थानांतरण करता है, और यह गुणसूत्र जो है वो प्रमुख रूप से केंद्रक अम्ल और प्रोटीन से बना हुआ होता है। यानी यह जो है वो प्रमुख रूप से गुणसूत्र क्या है, केंद्रक अम्ल और प्रोटीन से बने हुए हैं। ये हो गया हमारा गुणसूत्र के बारे में। तो ये हमने देखा, यानी आनुवंशिकता देखा हमने इस पाठ में। पूरी तरह से आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे माता पिता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण कैसे स्थानांतरण होते हैं। तो जो संक्रमित होने वाली प्रक्रिया है, यानी माता पिता से शारीरिक और मानसिक लक्षण संतान में उनके संक्रमित होती है, तो वो उस चीज को हम आनुवंशिकता कहते हैं। और इसके पीछे हमारा मेन कौन है, गुणसूत्र है, जो कि इन आनुवंशिक गुणधर्मों को स्थानांतरण करता है। यानी गुणसूत्र के अंदर जो जनुक होता है वही स्थानांतरण करता है। तो ये हमने देखा कि कैसे जो अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन होता है, यानी अलैंगिक प्रजनन से जो संतानों की उत्पत्ति होती है उनमें बहुत ही कम भेद दिखाई देते हैं, बहुत ही सूक्ष्म भेद दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन रहता है यानी उसमें बहुत अधिक भेद दिखाई देते हैं कंपेयरिंग टू अलैंगिक प्रजनन के। यानी लैंगिक प्रजनन में हम भेद काफी आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में भेद को पहचानना बहुत ही मुश्किल रहता है। अलैंगिक प्रजनन यानी जैसे मैंने बताया था अमीबा का जो है वो जो एक अमीबा से दूसरा अमीबा उत्पन्न हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा पहले अमीबा के जैसे, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहेगा, यानी बहुत ही कम डिफरेंस हमें पता चलेगा, ये हम उसमें आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक। तो लेकिन लैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं है। जो भी माता पिता से जो हमें यानी संतान की उत्पत्ति होती है वो तो थोड़े बहुत उनके अंदर शारीरिक लक्षण आते ही हैं, लेकिन वो पूरे एग्जैक्टली अपने माँ बाप की जेरॉक्स कॉपी नहीं रहते, उनमें अंतर वह रहता ही है। तो ये सारी चीजें हमने इस पाठ में आज अध्ययन किया। यानी किस प्रकार से वंशागति, यानी वंशागति क्या है, जो आनुवंशिक विज्ञान को अध्ययन करता है। वंशागति किसको हम बोल सकते हैं, जो आनुवंशिक विज्ञान को पूरी तरह से अध्ययन करता है। और आनुवंशिक विज्ञान क्या है, जो सजीवों के गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित करने वाली शाखा है। यानी शाखा है आनुवंशिक विज्ञान, सजीवों के गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित करने वाली एक शाखा हम लोग बोल सकते हैं आनुवंशिक विज्ञान है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमारा हो गया वंशागति, फिर आनुवंशिकता किया, ठीक है। कैसे ये माता पिता की शारीरिक और मानसिक गुणधर्म ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरण होते हैं संतानों में। उसके बाद ये कौन स्थानांतरण करता है, ये किसके द्वारा होता है, ये स्थानांतरण होता है गुणसूत्र के द्वारा। तो गुणसूत्र के अंदर जो जनुक होता है, यानी गुणसूत्र के अंदर डीएनए रहता है, क्यों हम बोल सकते हैं गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, क्योंकि गुणसूत्र जो है वो पूरी तरह से डीएनए से बना हुआ है, तो उसके अंदर डीएनए उपस्थित है, और डीएनए के अंदर हमारा जनुक होता है, जो कि सारी आनुवंशिक गुणधर्मों को स्थानांतरण करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा गुणसूत्र के बारे में। उसके बाद हमने गुणसूत्र के प्रकार देखे कि 4 प्रकार हैं गुणसूत्र के, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल नहीं करना है, सिर्फ 4 हमने प्रकार देखे। जो पहला प्रकार है वो है मध्य केंद्री, दूसरा है उपमध्य केंद्री, तीसरा है अग्र केंद्री, और चौथा है अत्य केंद्री। इस चारों का कैसे किस तरह से आकार जो है वो दिखाई देता है। मध्य केंद्री वी शेप का दिखाई देता है, उपमध्य केंद्री एल शेप का दिखाई देता है, और अग्र केंद्री जे, और अत्य केंद्री जो है वो आई शेप का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमने इस पार्ट में किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है बच्चों, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। किसी बच्चों को कुछ डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड, जो भी हमने पढ़ा, जो भी अभी हमें अध्ययन किया, उससे रिलेटेड आप किसी बच्चों को कुछ भी डाउट है क्या?
हेलो टीचर। हाँ बोलो। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन का बताइए। देखो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता रहती है, ठीक है। वो यानी नर और मादा दोनों में लैंगिक प्रजनन होने के बाद में नई संतान की यानी नए सजीव की यानी नया सजीव उत्पन्न होता है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता रहती है, ठीक है। दूसरा है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो रहता है ना, उनमें या तो नर या तो मादा दोनों में से कोई भी एक जनक होता है, दोनों जनक नहीं रहते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा। अलैंगिक प्रजनन में दोनों में से कोई भी एक होता है, या तो नर या तो मादा, ठीक है। तो उनसे नए सजीव का उत्पन्न होता है, यानी कोई भी एक जनक से उनसे नया सजीव उत्पन्न होता है, वो होता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में दोनों जनक की आवश्यकता रहती है, और लैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जनक होता है। समझा? हाँ टीचर। ओके। और इस टॉपिक से रिलेटेड और किसी को बच्चों को कुछ डाउट है? पूजा कुमारी जायसवाल, आपने रेज हैंड किया है, जो मिस से पूछना पूछ लो बेटा अपना डाउट। पूजा कुमारी जायसवाल। मिस नहीं है किसी के डाउट अभी? नहीं है सर। तो ओके, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। आप लोग एक बार इसको यानी टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना, ये टॉपिक जो है वो, ठीक है। तो जो भी हमने अध्ययन किया है इसके बारे में कुछ भी डाउट रहेगा, क्लियर रहेगा, तो नेक्स्ट इसमें लेक्चर में हम करेंगे। ओके सर। सर मैं लीव करूँ सर? जी हाँ मिस, आप लीव हो सकती है। थैंक यू मिस।